साथियों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत देश 1947 में अंग्रेज़ों ने आज़ादी दिया। भारत अपनी आज़ादी को प्राप्त करने में न जाने कितने क्रांतिकारियों को उनका बलिदान और तत्पश्चात लाखों लोगों ने पता न कितनी सेवा किया होगा, कितना श्रम किया होगा, तो भारत को आज़ादी मिली। परंतु 1947 15 अगस्त से एक दिन पहले जो विभाजन की विभीषिका के निमित्त जितनों ने प्राण अपने बलिदान किए, जितनों ने अपने लोगों को खोया, जितनों ने अपने घर संपत्ति सबसे दूर हो गए, उनका दर्द सदियों तक नहीं भुलाया जाएगा। यहाँ तक कि भारत तो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि भारत माता की को 2 टुकड़े कर दिए गए थे। एक छोटा सा लेख आपके सामने रखता हूँ। यह कैसे संभव हो सकता है, कैसे संभव हुआ? इतिहास को इसलिए जानना आवश्यक हो जाता है कि भूतकाल में जो गलतियां हो गई हैं हमसे, हमारे समाज से, हमारे लोगों से, आगे आने वाले दिनों में उससे बचें। उससे बचने का क्या उपाय है, वैसा करें। 14 अगस्त को मनाया जाने वाला विभाजन विभीषिका दिवस केवल 1947 के राजनीतिक बंटवारे की स्मृति भर नहीं है। यह उस भीषण अमानवीय त्रासदी का वार्षिक स्मरण है जिसने करोड़ों लोगों को विस्थापन, हिंसा और असुरक्षा के अंधकार में भेज दिया। यह दिन हमें अतीत की कटु वास्तविकता से परिचित कराते हुए आगाह करता है कि जब राजनीतिक संकीर्णता, सांप्रदायिकता और अवसरवाद के दलदल में फंसी होती है तो सभ्य समाज किस तरह से विनाश की ओर अग्रसर होता है। विभाजन का इतिहास आमतौर पर केवल हिंदू मुस्लिम संघर्ष के संदर्भ में समझा और प्रस्तुत किया जाता है, जबकि इसके भीतर एक अनकही लेकिन उतनी ही भयावह अमानवीय दास्तान दबी पड़ी हुई है। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित समाज पर विभाजन के समय हुई सांप्रदायिक हिंसा की है, अनुसूचित समाज के लिए विभाजन 2 भौगोलिक क्षेत्रों के मध्य सिर्फ सीमांकन नहीं था, बल्कि उन पर मजहबी कट्टरता का कहर बनकर टूट पड़ा था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर कमजोर होने के कारण मुस्लिम कट्टरपंथियों ने अनुसूचित समाज को योजनाबद्ध ढंग से निशाना बनाया। जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री बने और अनुसूचित समाज के एक प्रमुख पैरोकार रहे। 1950 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को लिखे अपने इस्तीफे में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में अनुसूचित समुदाय पर हुए अमानवीय अत्याचारों की मार्मिक वेदना को प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा कि सिलहट जिले में निर्दोष हिंदुओं, खासकर अनुसूचित जातियों पर पुलिस और सेना द्वारा किए गए अत्याचार उल्लेखनीय हैं। पुरुषों को प्रताड़ित किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, घरों को लूटा गया है, सैकड़ों मंदिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र कर नष्ट कर दिया गया और उन्हें बूचड़ खानों, कसाई घरों, मोची की दुकानों और मांस परोसने वाले होटलों में तब्दील कर दिया गया। 12 साल के गौरनाडी में राजनीतिक बहाने से अनुसूचित बस्तियों पर हमले हुए और ढाका दंगों के दौरान पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आभूषणों की दुकान को लूटा और आग लगा दी गई। मुस्लिम लीग का छल भी उस टाइम बहुत बड़ा था। मंडल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि कलसीरा गांव में 350 बस्तियों में से मात्र 3 बची थी, बाकी जलकर राख हो चुकी थी। 1947 से 1950 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आए लगभग 25 लाख शरणार्थियों में भारी संख्या अनुसूचित समाज की ही थी। ये आंकड़े केवल पलायन की कहानी नहीं कहते हैं, बल्कि यह प्रमाण है कि मुस्लिम लीग का अनुसूचित समाज की सुरक्षा और समानता का वादा एक योजनाबद्ध छलावा था। मंडल ने अपने पत्र में कटु यथार्थ को स्वीकार करते हुए लिखा, वर्तमान स्थिति न केवल संतोषजनक है बल्कि पूरी तरह निराशाजनक और अंधकारमय है।
इतिहास में पहली बार अनुसूचित जाति के हिंदुओं और मुस्लिम समुदायों के गठजोड़ का प्रयोग जोगेंद्रनाथ मंडल ने ही किया था। मुस्लिम लीग के अहम नेता के तौर पर उभरे जोगेंद्रनाथ मंडल ने भारत विभाजन के वक्त अपने अनुसूचित समाज के अनुयायियों को पाकिस्तान के पक्ष में वोट करने का आग्रह किया था। जब बंगाल में भयंकर दंगे हुए तो मंडल ने बंगाल में घूम घूम कर अनुसूचित समाज को मुसलमानों के विरुद्ध हथियार उठाने से मना कर दिया था। मंडल का कहना था कि मुसलमान भी अनुसूचित समाज के समान शोषित और पीड़ित हैं। 1947 में मंडल का कहना मानकर वंचित समाज के लाखों लोग हिंदू मुस्लिम एकता के नारे का समर्थन करते हुए पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश में ही बस गए। पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीग को दलित मुस्लिम एकता का ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके लिए हर गैर मुस्लिम काफिर के समान था। 1950 में पूर्वी पाकिस्तान में वंचित समाज के हिंदुओं का योजनाबद्ध तरीके से नरसंहार किया गया। अनुसूचित समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया तथा उन्हें अपने ही देश में निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। 30% अनुसूचित जाति हिंदू जनसंख्या का भविष्य अंधकारमय हो गया। यह देख मंडल ने दुखी होकर जिन्ना और लियाकत अली को कई पत्र लिखे, पर इस्लामिक सरकार को न तो कुछ करना था न ही उन्होंने कुछ किया। अंततः मंडल को समझ आ गया कि उसने किस पर भरोसा करने की गलती कर दी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस संभावित परिणाम को बहुत पहले देख लिया था। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया तथा थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि मुस्लिम राजनीति का चरित्र सांप्रदायिक है और यह अनुसूचित समाज को केवल तब तक साथ रखेगी जब तक इससे उन्हें राजनीतिक लाभ हो। डॉक्टर अम्बेडकर का यह विश्लेषण मंडल के अनुभवों से 100% मेल खाता है। अम्बेडकर ने कहा था कि दलित और मुस्लिम समुदायों के पांथिक और सांस्कृतिक मूल्य इतने भिन्न हैं कि वास्तविक समानता और सह अस्तित्व का विचार राजनीतिक भ्रम मात्र है। राजनीतिक भ्रम का बेनकाब होना भी जरूरी है। आज उस राजनीति भ्रम को बेनकाब करना आवश्यक है जिसे जय भीम के नारे में दोहराया जाता है। यह प्रयोग जो मुस्लिम दलित एकता का दावा करता है, विभाजन की त्रासदी के दौरान जोगेंद्रनाथ मंडल द्वारा किया जा चुका है। यद्यपि उस समय जय भीम शब्दशः नारा लोकप्रिय नहीं था, लेकिन इसका वैचारिक आधार मुस्लिम लीग और मंडल के इस गठबंधन में मौजूद था। यह विचार था कि मुस्लिम और अनुसूचित समाज दोनों अल्पसंख्यक होने के कारण एक दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी हो सकते हैं। यह सिद्धांत भाषणों में आकर्षक लग सकता है, लेकिन जमीनी सच्चाई में यह गठबंधन शक्ति समीकरण पर आधारित असमान और अव्यवहारिक समझौता था, जिसमें मुस्लिम लीग प्रमुख और दलित समाज मात्र संख्या पूर्ति का साधन बनकर रह गया। इतिहास का यह सबक आज भी उतना ही प्रासंगिक है 1947 के विभाजन के समय था जितना दुर्भाग्य से वर्तमान भारतीय राजनीति में कुछ दल उसी पुरानी और विफल रणनीति को पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में अकबरुद्दीन ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर की नज़दीकियां, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी द्वारा अनुसूचित जाति और मुस्लिम समुदाय के बीच गठबंधन का असफल प्रयोग तथा समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूले के जरिए इन दोनों समुदायों को महज वोट बैंक के रूप में साधने का प्रयास, ये सभी उदाहरण उस ऐतिहासिक भूल की प्रतिध्वनि हैं। यह प्रवृत्ति न केवल अतीत के घावों को ताजा करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जब राजनीति जन सरोकारों से हटकर संकीर्ण जाति और सांप्रदायिक गणित पर आधारित होती है तो उसका परिणाम अंततः विश्वासघात और सामाजिक विघटन ही होता है। आज यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्या वंचित समाज को फिर से एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा बनाया जाएगा जो उनकी सामाजिक और धार्मिक अस्मिता के विपरीत है? क्या इतिहास के रक्त रंजित सबूतों के बावजूद भावनात्मक नारों से बहकना उचित होगा? विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर यह प्रश्न केवल वंचित समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए है और पूरे राष्ट्र के लिए विचारणीय है। यह प्रश्न दलित समाज के राजनीतिक अस्मिता और उसके भविष्य की दिशा को तय करने वाला है। आज हमें यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करना होगा कि वंचित समाज की अस्थायी उन्नति और सुरक्षा केवल आत्मनिर्भरता, शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता और संगठन से आएगी,
न कि उन गठजोड़ों से जो इतिहास में बार बार उनके लिए घातक साबित हुए हैं। आज जब हम विभाजन की पीड़ा को याद कर रहे हैं तो यह संकल्प लें कि हम भावनात्मक नारेबाजी और वोट बैंक आधारित संकीर्ण राजनीति के प्रभाव से मुक्त रहकर अपने निर्णय ऐतिहासिक तथ्यों और सामूहिक अनुभवों के आधार पर लें। जो कमजोर होता है हमेशा उसके साथ अत्याचार होता ही है, तो कमजोर बनकर और कमजोर एक साथ रहेंगे ऐसा इशारा करके और फिर बाद में उनको लूटना, यह जय भीम करने से ऐसा होगा। तो इसलिए सभी दलित भाई अर्थात भारत के वे सभी लोग जो कि अभी भी पिछड़े रह गए हैं, सभी लोग एक साथ एकजुट होकर रहें और इस बहकावे में न आएं और अपने इतिहास की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा जानें, समझें और मनन करें, चिंतन करें। धन्यवाद।